बादलपुरा गांव में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिससे गलियों में कीचड़ और पानी भर गया था। इसी गांव के एक पुराने टपकते हुए मकान में सुमित्रा अपने 2 बच्चों, बेटी कावेरी और बेटे बंटी के साथ रहती थी। सुमित्रा के पति का देहांत कुछ समय पहले ही हुआ था। घर की छत की तरह ही सुमित्रा की हिम्मत भी अब जवाब दे रही थी। वो अक्सर सोचती कि जितनी जल्दी उसकी बेटियों के हाथ पीले हो जाएं, उतना अच्छा है। उस दिन बारिश बहुत तेज थी। पंडित गिरधारी लाल छाता ओढ़े कीचड़ से बचते हुए सुमित्रा के घर आए। वो ठंड से ठिठुर रहे थे। पंडित जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि कावेरी के लिए कोई अच्छा रिश्ता देखिए। लड़की 20 साल की हो गई है, अब और कितनी देर घर में बैठाऊंगी? भाभी जी, मैं क्या करूं? मैंने बहुत जगह बात चलाई, लेकिन हर कोई दहेज का भूखा है। कोई नकद मांगता है तो कोई गाड़ी घोड़ा। पंडित जी, आप तो जानते ही हैं, हमारे घर में अब कोई कमाने वाला मर्द नहीं है। मैं दूसरों के घरों में चूल्हा चौका करके जो कमाती हूँ, उससे तो बस 2 वक्त की रोटी और घर का किराया ही निकल पाता है। ऐसे में हम दहेज कहाँ से देंगे? भाभी जी, एक रिश्ता है, लेकिन लड़के की उम्र थोड़ी ज्यादा है, लगभग 52 साल। नाम दिवाकर है, सरकारी नौकरी है, पैसे वाला आदमी है। उसकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका है और उससे 2 बेटे भी हैं। घर में एक विधवा बहन भी रहती है। उम्र जरूर ज्यादा है, पर घर भरा पूरा है। तुम्हारी बेटी राज करेगी। उम्र जरूर ज्यादा है, पर घर भरा पूरा है। तुम्हारी बेटी राज करेगी। सुमित्रा का दिल बैठ गया। लेकिन पंडित जी, उम्र बहुत ज्यादा है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? बाप की उम्र का आदमी है। इन लोगों का काम तो कहना ही है भाभी जी। अगर अच्छे और जवान लड़के के घर ब्याह होगी तो दहेज तो देना ही पड़ेगा। आजकल बिना लेन देन के कौन शादी करता है? और आपके पास तो खुद के इलाज के लिए भी पैसे नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं पंडित जी, हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। आप बात पक्की कर दीजिए, कम से कम बेटी को छत और रोटी तो नसीब होगी। कुछ ही दिनों बाद कोहरे और ठंड के बीच कावेरी का विवाह दिवाकर से हो गया। दिवाकर सरकारी बाबू था। उसके 2 बेटे थे, नितिन और पंकज। घर की सारी देखरेख दिवाकर की विधवा बहन विमला करती थी, जो स्वभाव से बहुत तेज थी। एक शाम बहुत ठंड थी। नितिन अपनी माँ, जो अब नहीं थी, को याद कर रहा था। तभी दिवाकर घर के अंदर आया। उसके हाथ में कावेरी के लिए कुछ तोहफे थे। दिवाकर कावेरी को खुश रखने के लिए रोज कोई ना कोई तोहफा लाता, कभी ऊनी शॉल, कभी गर्म जुराबे। लेकिन कावेरी ना जाने क्यों दिवाकर के पास बैठने और हंसने बोलने में संकोच करती थी। इसका कारण यह था कि अब तक जिस उम्र के आदमी को वह पिता समझकर इज्जत देती थी, सिर झुकाकर निकलती थी, आज उसी उम्र का आदमी उसका पति था। वो उसे प्रेम की नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। वो दिवाकर के सामने आते ही सिकुड़ जाती थी। दिवाकर ने हंसते हुए कहा, अरे भाग्यवान, तुम मुझे देखकर ऐसे भागती हो जैसे मैं कोई डरावना जीव हूँ। मैं तुम्हारा पति हूँ। अगर तुम ऐसे ही शर्माती रही तो गृहस्थी कैसे चलेगी? तुम अब इस घर की मालकिन हो। जो मन में आए वो करो। दिवाकर ने अपनी बहन विमला को आवाज दी और घर की चाबियां लेकर कावेरी के हाथों में दे दिया। विमला, अब से तुम घर के कामकाज में नहीं पड़ोगी। जिस चीज की जरूरत हो कावेरी को बोल दिया करो। और कावेरी, तुम विमला दीदी का ध्यान रखना। बेचारी सारा दिन घर की चिंताओं में घुली रहती हैं। मैं हर महीने की तनख्वाह तुम्हारे हाथ में रख दूंगा। घर का खजाना अब तुम्हारे पास है। दिवाकर ने पूरे महीने की कमाई कावेरी के हाथ में रख दी। उसे लगा कि पैसों की गड्डी देखकर कावेरी खुशी से झूम उठेगी। उधर दिवाकर की बहन विमला का पारा चढ़ गया। वह मोहल्ले की औरतों के साथ बैठी अंगीठी ताप रही थी और कावेरी की बुराई शुरू कर दी। अरे, जब से आई है मालकिन बनी बैठी है, एक एक पैसे का हिसाब डायरी में लिखती है। मैं कभी अपनी जरूरत के लिए थोड़े बहुत पैसे मांग लूं तो 100 बहाने बनाती है। 3-4 बार मांगो तब जाकर पैसे निकालती है।
पता नहीं मेरे भाई को बुढ़ापे में इस कल की छोकरी से शादी करने की क्या सूझी थी। कोई मेल भी तो हो, देखने में उसकी बेटी लगती है। अपनी शादी ना करके बच्चों की शादी कर देता तो अच्छा रहता। अच्छा चल बहन, मैं चलती हूँ। पता नहीं वो घर में क्या गुल खिला रही होगी। बच्चे स्कूल से भीगते हुए आने वाले होंगे। देखूं खाना बना है या नहीं, कहीं मेरे भतीजे भूखे ना बैठे रहें। उस दिन से विमला कावेरी से जलने लगी थी। जब से दिवाकर ने कावेरी को खजंची बना दिया था, विमला हर वक्त उसे ताने मारती। एक दिन तूफानी हवा चल रही थी। कावेरी छत पर कपड़े उतारने गई थी। विमला नीचे से चलाई। अरे ना लाज है ना शर्म, इस तूफान में छत पर क्या कर रही है? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि कल की आई बहू छत पर छड़ी डोल रही है। अरे मुझे बुला लेती, मैं क्या मर गई थी? लेकिन तुझे तो बस दूसरों को दिखाना है। घर का सारा काम पड़ा है, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं। 2 जोड़ी कपड़े धोने में सुबह से दोपहर कर दी। किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं है, ना बच्चों की ना दिवाकर की। खुद तो दिन भर खाती रहती है और बच्चों को भूखा मारती है। आज उनकी सगी माँ होती तो कलेजे से लगा कर रखती। जब से पैसे तेरे हाथ में आए हैं, बच्चों को एक फूटी कौड़ी नहीं देती। पहले बच्चे एक की चीज खा लेते थे, अब तरसते हैं। दीदी, मैं कपड़े लेने गई थी। आंधी बहुत तेज थी, कपड़े उड़ ना जाए इसलिए उतार लाई। मैं क्या जानती थी आप नाराज होंगी। उसके बाल और कपड़े बारिश की फुहार से भीगे हुए थे। कावेरी चुपचाप विमला की कड़वी बातें सुनती रही। वह कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी, बस अपने कमरे में जाकर रजाई में मुंह छिपाकर रोती और अपने नसीब को कोसती। लेकिन विमला को उस पर बिल्कुल तरस नहीं आता था। एक रात बाहर बिजली कड़क रही थी। कावेरी ने दिवाकर से कहा, जरा दीदी को समझा दीजिए, वो क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है। तुम्हें कुछ कहा है क्या? इन रोज ही कहती है, मैं जुबान से बता भी नहीं सकती। अगर उन्हें इस बात की जलन है कि चाबियां मेरे पास क्यों है, तो आप उन्हीं को रुपए पैसे दीजिए। मुझे मालकिन नहीं बनना, मुझे बस शांति चाहिए। यह कहते कहते कावेरी की आंखों से आंसू बहने लगे। दिवाकर को कावेरी के प्रति अपना प्रेम दिखाने का मौका मिल गया। वो गुस्से में बोला, मैं आज ही उनकी खबर लेता हूँ। साफ कह दूंगा, रहना है तो चुपचाप रहो, नहीं तो अपना रास्ता देखो। इस घर की मालकिन तुम हो, वो यहाँ तुम्हारी मदद के लिए है, हुक्म चराने के लिए नहीं। अरे मैंने सोचा था कि विधवा है, अकेली है, घर में पड़ी रहेगी। लड़कों की देखभाल के लिए एक औरत की जरूरत भी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो तुम्हारे ऊपर राज करें। लड़कों को सिखा देती है कि जाकर माँ से पैसे मांगे। लड़के आकर मेरी जान खाते हैं। अगर डांटता हूँ तो वह मुझ पर ही चढ़ दौड़ती है। मुझे समझती है कि मैं अपने ही बच्चों से जलता हूँ। दिवाकर ने विमला को बुलाया। बाहर बादलों की गर्जना हो रही थी और अंदर दिवाकर की आवाज गूंजी, आज विमला, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं? अगर रहना है तो शांति से रहो। कावेरी को उल्टा सीधा क्यों सुनाती हो? उसमें कोई कमी है तो मुझे बताओ। यह विमला समझ गई कि बहू ने सारी बात बता दी है, लेकिन वो दबने वाली औरत नहीं थी। वो बोली, अरे क्या हुआ जो तुम इतने आपे से बाहर हो रहे हो? निकल गई सारी अकल। कल की लौंडिया ने जरा सी शिकायत क्या की, तुम तो तलवार निकाल कर खड़े हो गए। तुम हमेशा उसे परेशान करती हो, बात पर ताने देती हो। अगर कुछ सिखाना है तो प्यार से सिखाओ, तानों से इंसान का दिल जलता है। तुम्हारी यही मर्जी है, ना कि मैं किसी बात में ना बोलूं। यही सही, लेकिन फिर यह ना कहना कि घर का सत्यानाश क्यों हो रहा है। मेरी बातें जहर लगती हैं तो मैं चुप ही रहूंगी। मुझे क्या, कुछ भी करती फिरो। तब इतने में नितिन और पंकज स्कूल से भीगते हुए आ गए। आते ही दोनों बुआ के पास जाकर खाने को मांगने लगे। दिवाकर ने कड़कती आवाज में कहा, जाकर अपनी नई अम्मा से क्यों नहीं मांगते? आज से मुझसे या बुआ से कुछ नहीं मांगना। जो लेना है कावेरी से लेना। फिर उसने बच्चों को धमकाते हुए कहा, अगर तुम दोनों ने अपनी माँ को परेशान किया तो टांगे तोड़ दूंगा। सारा दिन आवारागर्दी करते हो, थोड़ा पढ़ भी लिया करो। नितिन, अगर मैंने सुना कि तूने माँ को तंग किया है तो तुझे हॉस्टल भेज दूंगा। विमला ने तुरंत आग में घी डाला। कावेरी को तो आप कुछ नहीं कहते हो, बस बच्चों को ही धमकाते रहते हो। बच्चे स्कूल खाली हाथ जाते हैं, दूसरे बच्चे कुछ खाते हैं तो इनका मुंह ताकते हैं। मैंने कब मना किया? मैं तो खुद नहीं खाती, लेकिन इन्हें दे देती हूँ।
कल ही तो पैसे दिए थे। इतना सुनते ही दिवाकर ने पंकज का कान पकड़कर मरोड़ दिया। लड़का जोर से चीख कर रोने लगा। विमला दौड़कर आई और बच्चे को छुड़ाया। बस रहने भी दो, बच्चे को मार डालोगे क्या? हाय हाय, कान लाल हो गया। सच कहाँ है, नई बीवी पाकर आदमी अंधा हो जाता है। अभी से ये हाल है, आगे तो भगवान ही मालिक है। कावेरी से बच्चे का दर्द देखा ना गया। वो भी दौड़ी थी, लेकिन विमला ने उसे रोक दिया। यह कहकर विमला पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। एक दिन बारिश के मौसम में दिवाकर का एक पुराना दोस्त सुरेश उससे मिलने आया। सुरेश ने दिवाकर को उदास देखकर कहा, यार आजकल तो बड़े मजे में होंगे, नई और जवान बीवी मिली है, खूब सेवा होती होगी। कहाँ यार, जिंदगी बवाल हो रही है। सच कहता हूँ, शादी करके बहुत पछता रहा हूँ। सोचा था बुढ़ापे में सहारा मिलेगा, 2-4 साल मजे से कटेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई। ओ भाई, तुम भी क्या बात करते हो? जवान लड़की को खुश करना क्या मुश्किल है? जरा उसे सिनेमा दिखाओ, उसकी तारीफ करो, लेकिन सबसे जरूरी बात जरा अपनी सूरत तो देखो। तुम उसके पिता लगते हो, उसे खुश करना है तो जवान दिखना पड़ेगा। अरे शहर में एक नया डॉक्टर आया है, वो बुढ़ापे के सारे निशान मिटा देता है, बालों को काला कर देता है, चेहरे की झुर्रियां गायब कर देता है, आदमी का हुलिया ही बदल देता है। लेकिन फीस क्या लेता है? अरे फीस की क्या चिंता, 1000 से 1500 रुपए लेगा। सोचो, अगर तुम जवान दिखोगे, आंखों में सुरमा, बालों में खुशबूदार तेल और थोड़ी शायरी करोगे तो वह तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। 1 महीना यह नुस्खा आजमा कर देखो। अरे दिवाकर ने उस वक्त तो बात हंसी में उड़ा दी, लेकिन यह बात उसके मन में असर कर गई। उस दिन से वह जवान दिखने के लिए तरह तरह के जतन करने लगा, बालों को रंगने लगा। जब भी कावेरी से बात करता तो फिल्मी शायरी सुनाता। दिवाकर की यह चाल कुछ हद तक काम कर गई। कावेरी उसे खुश रखने के लिए मुस्कुरा देती। एक दिन दिवाकर ऑफिस से जल्दी घर आ गया। बाहर घना कोहरा और बूंदाबांदी थी। उसने देखा कि कावेरी अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी नितिन बड़े बेटे का इंतजार कर रही थी। दिवाकर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मेरा इंतजार हो रहा था। और मैं तो नितिन की राह देख रही थी। वो अभी तक स्कूल से नहीं आया, मौसम इतना खराब है, उसे भूख भी लगी होगी। नितिन खाना लेकर अपने कमरे में जाने लगा। दिवाकर को यह देखकर अजीब सी जलन हुई। वह चिढ़कर बोला, नहीं, यह तुम्हारे पास खाने पीने की चीजें मांगने क्यों आता है? इसे यहाँ मत आने दिया करो, विमला के हाथ भिजवा दिया करो। कावेरी ने यह सब दिवाकर को खुश करने और यह दिखाने के लिए किया था कि वह उसके बच्चों को कितना चाहती है। यह कोई बनावटी प्रेम नहीं था, उसे सचमुच बच्चों से लगाव हो गया था। लेकिन कावेरी का यह व्यवहार उल्टा पड़ गया। दिवाकर के मन में एक बेहद घिनौना शक पैदा हो गया। उसे नितिन, जो अब जवान हो रहा था, अपनी राह का कांटा लगने लगा। वह अपनी ही पत्नी और बेटे के पवित्र रिश्ते को शक की नजर से देखने लगा। उसने कड़े स्वर में कहा, मैं चाहता हूँ कि कल से नितिन स्कूल के हॉस्टल में ही रहे। मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है। यह घर में आवारागर्दी करता है, वहाँ रहेगा तो पढ़ेगा। नितिन उदास होकर अपनी बुआ के पास गया और बोला। विमला ने तुरंत ताना मारा, ये सब तेरी नई माँ का किया धरा है। उसी ने पट्टी पढ़ाई होगी कि लड़के को घर से निकालो। बुआ जी, बाबूजी मुझे कल से हॉस्टल भेज रहे हैं। कह रहे थे कि मैं यहाँ आवारा घूमता हूँ। तू अभी बच्चा है, औरतों की चाल नहीं समझता। जा, मैं अभी पूछती हूँ। 4 विमला कावेरी के पास गई और बरस पड़ी। क्या तुम सबको घर से निकालकर अकेले राज करना चाहती हो? नितिन को घर से निकालने की तैयारी हो रही है और तुम चुप बैठी हो। दीदी, मैं भगवान की कसम खाती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने तो बच्चों के बारे में कभी कुछ गलत नहीं कहा। अगले ही दिन भारी बारिश के बीच दिवाकर नितिन को हॉस्टल छोड़ आया। हॉस्टल की सीलन भरी दीवारों और अकेलेपन ने नितिन को तोड़ दिया। वह अपनी माँ कावेरी को याद करके बहुत रोता, ना कुछ खाता ना पीता। कुछ ही दिनों में उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया। जब यह बात कावेरी को पता चली तो वह तड़प उठी। उसने छोटे बेटे पंकज से कहा,
पंकज, तू स्कूल जाकर भव्या को बुला ला। कहना माँ बुला रही है, वो बीमार ना हो जाए। फिर पंकज गया और नितिन से मिला। भैया अम्मा तुम्हें बहुत याद करती हैं। जब से तुम गए हो उन्होंने खाना छोड़ दिया है, बस रोती रहती है। बाबूजी के सामने हंसने का नाटक करती है, पर अंदर से टूट गई है। नितिन समझ गया। वो खुद से कहने लगे, बाबूजी को मुझ पर शक है, शायद इसीलिए उन्होंने मुझे घर से निकाला। अगर मैं जानता कि मेरा अम्मा जी से बात करना बाबूजी को बुरा लगता है तो मैं कभी उनके पास ना जाता। हाय, मेरी वजह से अम्मा जी को कितना दुख सहना पड़ रहा है। नितिन की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसे ठंड लग गई और तेज निमोनिया हो गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। जब यह खबर दिवाकर को मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अनर्थ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी अब उसके सामने खड़ा था। वह आग जो उसने अपनी जवानी के शौक और शक में जलाई थी, अब उसके घर को जला रही थी। दिवाकर बदहवास होकर हॉस्टल पहुंचा। बाहर तूफान अपने चरम पर था। बिजली कड़क रही थी। जब वह वहां पहुंचा तो देखा नितिन बिस्तर पर पड़ा है। सांसें उखड़ रही हैं। उसका पीला पड़ा चेहरा देखकर दिवाकर का कलेजा मुंह को आ गया। दिवाकर ने रोते हुए अपने बेटे को छाती से लगा लिया। उसे अपनी नीच सोच और शक पर इतनी ग्लानि हुई कि उसकी हिचकियां बंध गई। उसने सोचा था कि वह अपनी पत्नी को पाने के लिए बेटे को दूर कर रहा है, लेकिन उसने तो अपने बेटे को मौत के मुंह में धकेल दिया। उस ठंडी काली रात में बारिश के शोर के बीच एक पिता के पश्चाताप के आंसू उस बारिश के पानी में मिल गए जो कभी नहीं सूखने वाले थे।